शादी से पहले मेरे शौहर के आशिकी माशूकी के किस्से बहुत मशहूर थे। वो जिस लड़की को भी देखते उस पर दिल हार बैठते। अकबर सारे खानदान में दिल फेंक मशहूर थे। मोहल्ले या कॉलेज में कोई ऐसी लड़की न थी जिससे उन्होंने इश्क न किया हो। जब एक से दिल भर जाता तो दूसरी लड़की से दिल लगा लेते। जब मेरी माँ ने अकबर के साथ मेरी शादी के लिए हाँ की तो मेरे भाइयों ने इस रिश्ते की बहुत मुखालिफत की। वो मेरी शादी किसी भी सूरत अकबर के साथ नहीं करना चाहते थे। अम्मी को अकबर के बारे में सब बताया कि अकबर का किरदार ठीक नहीं है, उसके बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। मगर अम्मी को तो अपना भांजा इस कदर प्यारा था कि सभी को जुटलाकर उन्होंने मेरी शादी उनसे कर दी। बचपन ही में खाला ने अकबर के लिए अम्मी से मुझे मांग लिया था। गोया मैं अकबर की बचपन की मांग थी। वो भला ये रिश्ता कैसे छोड़ देते। तभी दादी और फुप्पी की हजार मुखालिफत के बावजूद मैं खाला की बहू बन गई। शादी से कबल बहुत कुछ अकबर के बारे में सुन रखा था, इसलिए पहले दिन उनसे वादा लिया कि अब अगर आपने किसी से दिल लगी का खेल रचाया और मुझे खबर हो गई, मैं एक दिन भी इस घर में न रहूंगी और हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। वैसी कोई हरकत नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। उन्होंने भी वादा किया, तुम ही मेरे घर की मालिकन और मेरे दिल की रानी रहोगी। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बाद न किसी को चाहा है और न चाहूंगा। मैंने यकीन कर लिया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। यकीन न हो तो इंसान इस दुनिया में एक पल खुशी से सांस नहीं ले सकता। घर वालों की खुशियां अजीज थी। खावंद को मिजाजी खुदा समझकर हर कदम उनके साथ ताउन की ठान ली ताकि हम पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें। खालू जान की लेडीज शूज की दुकान थी। अकबर भी उनके साथ दुकान पर होते थे, मगर वो इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। जब दिल किया दुकान चले गए, वरना ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजारते थे। घर के सारे अखराजात खालू के जिम्मे थे। मगर कुछ ही अरसे बाद खालू बीमार हो गए तो घर बैठ गए। दुकान मेरे खाविंद को सौंप दी गई। अकबर पहले तो कुछ लापरवाही से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वालिद के यूं घर बैठने पर उन पर दोगुना बोझ आ पड़ा। वालिद के इलाज मुआवजे और देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की थी और कारोबार को भी संभालना था। अकबर अक्सर परेशान और घबराए हुए रहने लगे। तब मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई कि फिक्र न करें, मुश्किल वक्त है, बीत जाएगा। बहरहाल मैं आपके साथ हूँ। जब खालू जान को अस्पताल ले जाना होता, डॉक्टर को दिखाना होता, तो मैं अपने भाइयों में से किसी को बुलवा लिया करती थी ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी दुकान को दे सके, ताकि कारोबार ठीक से चलता रहे। खालू जान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अल्लाह को भी यही मंजूर था। खालू जान सेहत याब ना हो सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए और तमाम तर जिम्मेदारियां अकबर को उठानी पड़ गई। शुरू में उनका दिल दुकान पर नहीं लगता था। रोज जबरदस्ती समझा बुझा कर वक्त पर उन्हें रवाना कर देती कि कारोबार से गफलत मसाइब को दावत देने का सबब न बन जाए। अकबर की फितरत ऐसी थी कि एक जगह जमकर बैठने का हौसला न था। वो थक जाते या फिर जहनी तौर पर परेशान रहते। खालू जान की बीमारी पर बेतहाशा रुपया लगा दिया था। एक बार जमा जमाया कारोबार चौपट हो जाए तो फिर से जमाने में उम्र लग जाती है। ये नुक्ता अकबर ना समझ सके। रफ्ता रफ्ता दुकान बैठ गई और घर में रोजमर्रा खर्चे के लाले पड़ गए। तब खालू जान के अजीज दोस्तों से उधार लेकर दुकान में माल भरा और नए सिरे से कारोबार संभाला। मर्द में लाख अच्छाइयां हों, अगर वो दिल फेंक हो तो उसका कामयाब होना मुश्किल होता है। अब मैं दुकान पर तो उनकी निगरानी न कर सकती थी, मगर कभी कभार करीबी रिश्तेदारों की जुबानी ये बात खाला को सुनने मिल जाती थी कि तुम्हारे बेटे में ये बड़ी खामी है कि वो औरतों से जल्द मानूस हो जाते हैं। आजकल गाहक खवातीन को धड़ाधड़ उधार पर जूते दे रहे हैं। अल्लाह खैर करे, दुकान खाली ना हो जाए। और इस तरह तो कारोबार नहीं चला करते, और वो ये सब कुछ ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती बनाने के लिए करते हैं जो अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर अकबर जैसे दुकानदारों को लूटती रहती हैं। इन बातों के बारे में मुझे मालूम हुआ तो मैंने अकबर की खबर ली तो वो कहने लगे कि तुम भी पागल हो, किन की बातों में आ गए। तुम्हें नहीं पता कि हमारे खानदान वाले हमारे कारोबार से जलते हैं, बस इसीलिए तुम्हें और अम्मा को बदगुमान करते हैं ताकि हमारे घर का सुकून खराब रहे और मैं एक सुई से काम न कर सकूं। और कारोबार में कभी कभार ग्राहकों को उधार भी देना पड़ता है। बिना एतबार किए कामयाबी नहीं मिला करती। तुम इन बातों को क्या समझो। आइंदा ऐसी बातों पर हरगिज कान मत धरना। साल भी न गुजरा था कि दुकान बैठ गई, उसे बंद करना पड़ा। इन दिनों में परेशानी बहुत थी और जब आदमी खसारा उठाता है वो परेशान तो होता है। अकबर की समझ में न आता था कि अपनी दुकान को कैसे संभालें। मैंने वालिद और भाइयों से बात की कि आप लोग कुछ सरमाए का बंदोबस्त कर दें, वरना हमारे घर की गाड़ी चलने वाली नहीं है। मेरी बात पर वो कहने लगे, अकबर को कारोबार का ढंग आता नहीं, सरमाया दिया तो वो डूब जाएगा, बेहतर है कि ये कहीं नौकरी कर ले। अपनों की तरफ से ऐसा मायूस कुन जवाब सुनकर मैं मैके से नाकाम लौट आई। उन्हीं दिनों जब वो बेहद माली परेशानी में घर में थे तो हमारे मोहल्ले में एक मालदार बेवा ने घर खरीद लिया।
एक दिन वो हमसे मिलने आई तो अपना दुखड़ा सुनाने बैठ गई कि मरहूम शौहर काफी रुपया छोड़कर गए थे। उनका सदर बाजार में लेडीज जूतों का बहुत बड़ा गोदाम था। वो थोक का कारोबार करते थे और छोटे छोटे दुकानदार उनसे माल खरीदा करते थे। वफात के बाद उनका कारोबार नहीं चला सकती थी। दोनों बच्चे भी कमसिन थे, लिहाजा गोदाम फरोख्त कर दिया और तमाम रुपया पैसा बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन रखा हुआ रुपया कम होते होते खर्च हो जाता है। कुछ दोस्तों का भी सहारा लिया था, उन्होंने भी मेरा सरमाया खा लिया और रफू चक्र हो गए। अब कुछ रकम बची है। दयानतदार आदमी की तलाश में हूँ जो ये रुपया अपने कारोबार में लगाकर माकूल मुनाफा देता रहे और मेरे घर का खर्च चलता रहे। बच्चे तालीम मुकम्मल कर लें। इसकी बात सुनकर ऐसा लगा कि अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम तो इसी बाइस परेशान थे कि दुकान के लिए सरमायाकार दरकार था। मैंने अकबर से तज़किरा किया तो वो बोले, पहले मुझे कारोबार का तजुर्बा न था, अब तजुर्बा हो गया है, मगर सरमाया नहीं मिल रहा। इस बार अगर सरमाया मिल जाए तो ऐसा कारोबार सेट करूंगा कि इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम किसी तरह उस खातून को राजी कर लो, बात बन सकती है। अकबर की यकीन दहानी पर मैंने रिमशा बेगम से बात बढ़ाई और जल्द उनका एतमाद हासिल कर लिया। वो अकबर के कारोबार में अपना सरमाया लगाने पर राजी हो गई कि मुआहिदा करते वक्त 2-3 मुअज्जिज़ीन के मोहल्ला को गवाह बनाना होगा। ये कोई ऐसी दुश्वार शर्त न थी। सभी मोहल्ले वाले खालू के परस्तार जानने वाले थे। काला की बात पर गवाह बन गए और मुआहिदा तय पा गया। रिमशा बेगम ने अपना सरमाया हमारे कारोबार में लगा दिया और तयशुदा मुनाफा मुआहिदे की रूह से उनको मिलने लगा। अब की बार वाकई अकबर साहब पहले तजुर्बे से काफी संभल चुके थे, लिहाजा कारोबार चढ़ पड़ा। दुकान को दोबारा माल से भरा गया और खूब मुनाफा होने लगा। ये अकबर का कारोबार से इखलास था या बेवा के सरमाए की बरकत, बहरहाल मुनाफा अकबर और रिमशा बेगम में बराबर बड़ी दयानतदारी से तकसीम होने लगा। हम भी खुशहाल हो गए और वो बेवा खातून भी खुशहाल होने के साथ साथ पुरसुकून और मुतमईन हो गई। अकबर ने रिमशा बेगम को मुंह बोली बहन बना लिया था। मैं भी उस खातून की बेहद कदर और इज्जत करने लगी थी। घर आती तो खातिर तवाज़ो करती जैसे कि वो मेरी मियाँ की सगी बहन हो। रिमशा चूंकि शरीके कारोबार थी, इसलिए उसका अक्सर हमारे घर आना जाना रहता था और वो अकबर से काफी देर बातें किया करती थी। मैंने भी फरागदरी का सबूत दिया, कभी शको शुबे को दिल में जगह न दी। रिमशा बेगम का मेरे शौहर के साथ बैठकर खाना पीना और बातचीत करना हमारे खानदान के करीबी रिश्तेदार खवातीन को बहुत खटकता था। तो एतराज करने लगी कि कारोबार अपनी जगह, मगर इस खातून का यूं अकबर से मिलना जुलना हमें ठीक नहीं लगता। मुझे कहती कि तुम्हें जरा परवाह नहीं है कि घंटों घंटों तुम्हारा शौहर रिमशा और ड्राइंग रूम में बातों में मशगूल रहते हैं और तुम झांकती तक नहीं हो। मैं उन्हें हंसकर कह देती मुझे उन पर पूरा एतमाद है। वो कारोबार से मुताल्लिक बातें करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उनका मसला मुश्तरका है। मुझे कारोबारी बातों की क्या समझ, मैं क्यों उनके दरमियान बैठी रहूं और अपना वक्त ज़ाया करूं। मुझे घर के और भी तो काम करने होते हैं। गर्ज मैं इस किस्म की बातों को संजीदगी से न लेती थी। एक कान से सुनती, दूसरे से उड़ा देती। रिमशा बेगम जब चाहती अकबर से बातचीत कर लेती। अकबर भी अक्सर जब कोई लेन देन का मसला होता तो रिमशा के घर चले जाते थे। कभी वहां खाना भी खा लेते थे, लेकिन मुझे आकर बता देते कि मैं रिमशा के यहाँ गया था, क्योंकि कारोबार के बारे में कुछ मामलात बताने थे। रिमशा बेगम अपनी बातचीत तौर तरीके से इंतहाई मुनासिब और शरीफ खातून लगती थी, लिहाजा मुझे उन पर एतराज करना बनता न था। वही तो बुरे वक्त में काम आई थी और फिर उनके हौसले की वजह से हमारे घर में खुशहाली आई थी, वरना आज हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो चुके होते। गुर्बत और दौलत बड़ी चीजें हैं, इनकी वजह से बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। बहरहाल जो बातें मेरी सास नंदो को नागवार गुजरती थी, मैंने उनसे समझौता कर लिया था। हर छुट्टी के दिन रिमशा बेगम आ जाती और मैं बिला तहम्मुल उनके लिए दोपहर का खाना खुसूसी तौर पर तैयार करती। वो शाम तक हमारे घर बैठती। रिमशा बेगम जब भी आती अकेले ही आती, कभी अपनी बेटी और बेटे को हमराह न लाती। उनके बारे में पूछती तो जवाब मिलता कि उन्होंने पढ़ाई करनी होती है, इम्तिहान दे लें तो जरूर आऊंगी। मैंने उनकी बेटी को सिर्फ एक बार देखा था। उम्र 17 बरस थी और कॉलेज में साले 2 की तालिबा थी। सीधी सादी और शरीफ सी लड़की थी। लिबास में भी सादगी से पढ़ने के अलावा कोई काम न था और न कोई दूसरा शौक था। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। वो मोहल्ले में भी किसी के घर न आती जाती थी और न ही बिला जरूरत घर से बाहर निकलती थी। गोया रिमशा अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती थी। लड़का भी ऐसा ही था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मोहल्ले के लड़कों से मिलता जुलता न था, कॉलेज के बाद घर पर ही रहता। रिमशा के बच्चों को अहले मोहल्ला अच्छी नजर से देखते थे। सब महल्ले वाले उसके कुंबे की तारीफ करते। वाकई ये शरीफ और इज्जतदार खानदान था। बेवा होकर भी उसने अपने कुंबे की साख को संभाल रखा हुआ था। मेरी एक नंद की शादी हुई। रिमशा शादी में आई, मगर उनकी बेटी किसी फंक्शन में न आई।
उन्होंने बताया कि मरियम के पेपर्स हो रहे हैं, इस वजह से नहीं आ सकी। इत्तेफाक कि बड़ी बहन की शादी के फौरन बाद मेरी छोटी नंद बीमार पड़ गई, उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। मेरी सास अस्पताल में बेटी के पास मौजूद थी। ये इतवार का दिन था और उस रोज अकबर घर पर थे। मैंने कहा कि शबाना जो कि मेरी नंद थी उसे देखने जाना है। अकबर बोले चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, घंटे बाद मैं आ जाऊंगा, तुम शबाना के पास रहना। मुझे भी ये मुनासिब लगा, थोड़ा सा वक्त अपनी नंद की आदत में गुजारूं और खाला इस दौरान आराम कर लें। अकबर मुझे अस्पताल छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा कि करीबी एक दोस्त का घर है, उन्हें कारोबार से मुताल्लिक कुछ काम है, अभी वापस आता हूँ। काफी वक्त बीत गया और वो ना लौटे। खाला को तशवीश हुई, कहने लगी बहू शाम होने वाली है, अकबर अभी तक लौट कर नहीं आया, तुम ऐसा करो कि रिक्शा करके घर चली जाओ, शाम होने वाली है और घर में कोई नहीं है, और अकबर घर आए तो उसे यहाँ भेज देना, मेरे डॉक्टर से शबाना के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे फिक्र हो रही थी कि अकबर को गए हुए 5 घंटे हो गए थे, वो अभी तक क्यों नहीं लौटे, अल्लाह खैर करे। मैं दुआएं पढ़ती घर पहुंची। बैरून ने दरवाजा खुला हुआ था, बरामदे में जूते उतारे ताकि कमरे का कालीन खराब ना हो। नंगे पांव चलती अपने कमरे की तरफ गई। अकबर की किसी खातून के साथ बातें करने की आवाज आ रही थी। मेरे कदम छिटक गए। मैं रुककर बातों पर गौर करने लगी। छुप कर बातें सुनना बुरी बात है, लेकिन बीवियों की खसलत होती है कि शौहरों की जासूसी में लगी रहती है। ये जासूसी की आदत उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। लेकिन कभी कभार ऐसा इंकिशाफ होता है कि पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मुझ पर भी उस रोज इस इंकिशाफ से कयामत गुजर गई। रिमशा बेगम अपनी बेटी की शादी अकबर से करने के लिए कुछ शराइत तय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो अकबर बेटा, मरियम तुमसे काफी छोटी है, तुम्हारे इसरार पर इसे मैं सौतन पर देने चली हूँ। इसके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत तुमको देनी होगी। उसके लिए अलहदा मकान लोगे और मकान उसके नाम ही खरीदोगे। वो उस घर में सौतन के साथ नहीं रहेगी। बेशक तुम्हारी औलाद नहीं है और तुम औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहते हो और ये तुम्हारी मजबूरी भी है, लेकिन तुम्हारी शादी को अभी 5-6 बरस ही हुए हैं। खुदा चाहे तो औलाद भी हो सकती है। दूसरी शादी के बाद अगर पहली बीवी से औलाद हो गई तब मेरी बेटी का क्या होगा? तुम्हें मेरी बेटी मरियम के लिए कारोबार में शराकत का मुआहिदा भी करना होगा, क्योंकि सरमाया तो उसके बाप का ही लगा हुआ है। मेरा बेटा बेशक इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर उससे माकूल मुलाजमत न मिली तो उसके लिए भी दुकान में ही पार्टनरशिप की जगह निकालनी होगी, और इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अकबर कहने लगे, मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर है, आप बस हाँ कह दीजिए। मुझे औलाद चाहिए बस। अब न हुई तो फिर कब होगी? अब मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही थी? क्या वाकई मर्द एतबार के काबिल नहीं होते या इंसान ही काबिल एतबार नहीं होते? अकबर ने मुझे कभी न कहा था कि औलाद चाहिए। अगर कहीं ऐसी आरजू दिल में छुपी थी तो अपनी वालिदा से तो कभी इज़हार किया होता। दरअसल उनको अब एक नई नवेली दुल्हन दरकार थी। दिल फेंक साहब का न जाने कब से रिमशा बेगम के घर आना जाना लगा हुआ था। उनकी साहबजादी उनके दिल में समा गई थी। सारा मामला उनकी शराफत का अब समझ में आ गया था। सख्त सदमे में खाला से जिक्र किया तो बोली, औलाद देने वाला खालिक है। तुम्हारे हर तरह के मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, तुम में कोई नुक्स नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम किसी भी वक्त साहिब औलाद बन सकती हो। अल्लाह ताला की रिजा से हम सब्र करेंगे। मैं तुम्हें आज ही लेडी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और प्रेग्नेंट होने के लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन ले दूंगी। मैं अकबर को तुम पर सौतन बिठाने की इजाजत हरगिज न दूंगी। जब अकबर ने माँ से दूसरी शादी का जिक्र किया तो खाला ने उसे मना कर दिया और नाराजगी का इजहार किया। अकबर माँ की नाराजगी बर्दाश्त न कर सके और कुछ दिनों के लिए चुप हो गए। अभी इस वाक़े को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि मैं एक रोज बैठे बैठे बेहोश होकर गिर पड़ी। खाला फौरन मुझे अस्पताल ले गई। लेडी डॉक्टर ने खाला को खुशखबरी सुना दी कि ये उम्मीद से हैं, मुबारक हो। खाला तो खुशी से निढाल हो गई। घर आकर बेटे को खुशखबरी भी सुनाई और बेटे को खूब डांटा कि तुम तो दूसरी शादी करने चले थे औलाद की खातिर, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि औलाद की खुशी भी हमारे नसीबों से ही दी है। अब दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे शौहर सच में अपनी माँ से बहुत डरते थे और मेरी सास के इस तरह गुस्से होने पर उन्होंने दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया। मेरी सास ने रिमशा बेगम की भी खूब खबर ली। अपनी बेटी के लिए और लड़का नहीं मिला था क्या? मेरी सास की बातों से रिमशा बेगम पर यह असर हुआ कि उन्होंने हमारे घर आना जाना बहुत कम कर दिया और अपनी बेटी की भी चटपट शादी कर दी। क्यों? उन्होंने अकबर मियाँ से जान छुड़वा ली। मैं और खाला आज तक उनके मशकूर हैं। अगर वो अपने इरादे से बाज ना आती तो आज मेरे पास नहीं बल्कि अकबर साहब दूसरी बेगम के पहलू में होते। इस वाक़े को 10 बरस बीत चुके हैं। मैं 2 बेटों और 1 बेटी की खुशी देख चुकी हूँ।
अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने भी एक दिल फेंक इंसान के साथ सब्र से निभाया और अपने घर की खुशियों को बिखरने नहीं दिया। मैं ये भी बताती चलूं कि रिमशा बेगम ने कुछ अरसे बाद अकबर के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया था और अकबर से अपना सरमाया वापस ले लिया था। तब तक अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार में इतनी बरकत दे दी थी कि हम रिमशा खातून के सरमाया वापस करने के काबिल हो चुके थे। अकबर ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली थी कि अब वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में तवज्जो देंगे। यही सच है कि अल्लाह ताला जब अपनी मखलूक को इस दुनिया में भेजता है तो साथ साथ उनके नसीब का रिज्क भी उतारता है। मेरा यकीन इस बात पर भी है कि हमारे कारोबार में बरकत मेरे बच्चों के नसीब से हुई है। उन्हें भी तो मेरे रब ने रिज्क अता करना था।